अनपोलराइज्ड लाइट। कल हमने पोलराइज्ड लाइट को पोलरॉइड में से पास किया था, अगर अनपोलराइज्ड को पास करूं तो क्या होता है? तो बेटा पोलरॉइड होता है जैसे सन ग्लासेस होते हैं या आपके गाड़ियों के जो विंडोज होते हैं उनको टिंट करते हैं, या फिर जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लासेस होते हैं इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर्स, ये उनकी बात हो रही है। ये जो लाइन है इसको मैं कहूंगा एक्सिस ऑफ पोलरॉइड, एक्सिस ऑफ पोलरॉइड। अच्छा, अब फर्ज करें आपने इस पे डाली अनपोलराइज्ड लाइट। खुशी बेटा, अनपोलराइज्ड लाइट के अंदर कितने प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन होंगे? बेटा अनपोलराइज्ड लाइट के अंदर कितने प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होंगे? लेकिन एक चीज हुई है जो मेरे लिए बड़ी प्रोडक्टिव है। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था पिछले साल, उनके फिजिक्स में एंट्री टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स हैं विदाउट एनी वर्क। जितने बच्चे मुझसे पढ़े ना, उनके जो मेडिकल में के टेस्ट में फिजिक्स वाला पार्ट था वो विदाउट एफर्ट उनके फुल मार्क्स हैं। फुल मतलब के टॉप पे फिजिक्स ही रहे। तो जो रगड़ा मैंने दिया है ना, उनको उसका फायदा मिला। अच्छा, अब ये हो गया। मार उनको उन सब्जेक्ट्स में पढ़िए जहां पे उन्होंने फुल टाइम रट्टे मारे हुए। बच्चों ने मैथ्स के रट्टे मारे हुए, और बताओ। कुछ मेडिकल कॉलेज ना मैथ्स का भी लेते हैं, मैथ्स भी बीच में होता है, जो प्राइवेट कॉलेज है अच्छे वाले। इवन जो ऑस्ट्रेलिया के बाहर के हैं आई थिंक मेडिकल कॉलेज, वो मैथ्स करते हैं। नहीं, कुछ कॉलेज हैं जो मैथ करते हैं डिमांड। ये बना दो। बच्चों ने तो फिर मारे होते हैं ना रट्टे। ये हो गया जी मल्टीपल प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन। अच्छा, अब जब ये लाइट इस पोलरॉइड में से गुजर के आगे जाएगी तो क्या होगा? जब ये लाइट यहां से गुजर के आगे जाएगी तो सिर्फ एक वाइब्रेशन रह जाएगी। कौन सी? जो कि इस पोलरॉइड के प्लेन के पैरेलल हो। क्या बाकी बाकी वाइब्रेशंस परमानेंटली फिल्टर हो गई या रोटेट और फिल्टर हो गई? क्या बाकी जो वाइब्रेशन थी वो पक्की पक्की रुक गई या वो रोटेट हो गई? The answer is they are being rotated. They are not being fully filtered. They have been rotated. इसका फिर एक व्यू हम बाद में देखेंगे। पहले आप यूं करें, इसको लिखें इंसिडेंट, इसको आप लिखें इंसिडेंट अनपोलराइज्ड, इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट, और इसको आप लिखें पास पोलराइज्ड लाइट। अच्छा, यहां पे जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी को हम कहेंगे दैट इज, इट्स इंटेंसिटी इज आई नॉट। जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? आई नॉट। जो पास लाइट है उसकी इंटेंसिटी को हम लिखेंगे, इसको हम पास्ट इंटेंसिटी भी तो कह सकते हैं ना। तो बेटा इसको हम कहेंगे पास्ट इंटेंसिटी, और ये हो जाएगी हमारे पास, ये आई नॉट का हाफ हो जाती है। क्या हो जाती है? आई नॉट का हाफ। और अनपोलराइज्ड लाइट के क्वेश्चन में आपसे एम्पलीट्यूड का नहीं पूछेंगे। खुशी बेटा आपको समझ आ गई या ऊपर से गया है? सर आ गई समझ। और मेरी बात सुने, इस तरह के सवाल में एम्पलीट्यूड का नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि देयर आर मल्टीपल वाइब्रेशंस, सो यू कैन नॉट टेल अबाउट द एम्पलीट्यूड। समझ आ गई बात? अच्छा, एक और बात, अगर ये कॉपी हो गया। सर पास तो सिर्फ एक हुई है। पास तो सिर्फ एक नहीं हुई, वो मैं अगले पेज पे समझाऊंगा। नहीं हुई एक पास, बहुत सारी पास हुई है। कैसे? अब इसकी ड्राइंग दोबारा बनाओगे, मैं बताता हूँ। अब हम एक बेहतर वर्जन बनाते हैं जो कि आप मेरे साथ थोड़ा स्लो बनाएंगे। ये कॉपी करो। फर्ज करें जी आपने लाइट की प्रोजेक्ट और एक्सेस ऑफ पोलरॉइड था यहाँ। ऊपर से लाइट आके जब इसको हिट करेगी तो डिफरेंट वाइब्रेशन जो डिफरेंट एंगल पे, इन वाइब्रेशंस को अब हम लेबल करना शुरू करते हैं। इस वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है
वो है स्मॉलर ए या कैपिटल। अच्छा, अब एक वाइब्रेशन यहाँ पे थी, एक वाइब्रेशन ये थी, इसका भी एम्पलीट्यूड ए था, लेकिन इसका जो एंगल था इट वाज 30 डिग्रीज। एक्सिस ऑफ पोलरॉइड के साथ किस एंगल पे थी? 30 डिग्रीज पे। देयर वाज एन अदर वाइब्रेशन whose angle was 45 degrees। अब मैं एंगल उसके ऊपर लिखना शुरू हो गया। ये वाइब्रेशन किस एंगल पे थी? 45। एक और वाइब्रेशन थी यहाँ पे, और इसका जो एंगल था एक्सिस ऑफ पोलरॉइड के साथ वो था और ज्यादा बड़े एंगल पे, और ये थी, इसका एंगल था 60 डिग्री। एक और वाइब्रेशन थी जो एक्सिस ऑफ पोलरॉइड के साथ थी 90 डिग्रीज पे। अब इनको समझने के लिए हमें इनको लेबल करना पड़ेगा ना। अगर हमने इन सबको लेबल करना है तो इसको हम कह देते हैं P1, इसको हम कह देते हैं, बल्कि यू शुरू करो, इसको कह दो P1, इसको कह दो P2, इसको कह दो P3, इसको कह दो P4 और इसको कह दो P5। लेबलिंग क्या करनी है? P1 से P5, P1 P2 P3 P4 P5। अब जब ये पास होंगी तो कौन सी वाइब्रेशन कितनी पास होगी? P1 कितनी पास होगी? P1 बिल्कुल पूरी की पूरी पास हो जाएगी। बताओ क्यों? ये है P1, और पता है मैं क्या लिखूंगा? फुल्ली पास। वजह क्या होगी? They're parallel to the plane of. ये बेटा फुल्ली पास्ड एज the vibration is parallel to the axis of polaroid। बेटा क्योंकि ये वाइब्रेशन एक्सिस ऑफ पोलरॉइड के पैरेलल है तो ये पूरी पास हो जाएगी। ये P1 हो गई। P2 का एंगल बताओ बच्चों, P2 का एंगल बताओ जरा। 30 degrees। P2 का है 30 डिग्री। उसको अगर रिजॉल्व करेंगे तो उसका कितना पार्ट पास होगा? P2 का पास होगा P2 cos 30। जी बेटा, जो कि उस वाले से कम हो जाएगा लेकिन रोटेट भी हो जाएगा। सारी वाइब्रेशंस पास होंगी। ये P2 और इसका एम्पलीट्यूड कितना पास होगा? इसका एम्पलीट्यूड पास होगा A cos 30, और A cos 30 का मतलब है 0.866 ऑफ A। अब बताओ, तो आपको जो एक फील हो रहा है वो एक नहीं है, वो ओवरलैप है बहुत सारे। ठीक है। अच्छा, अब P3 का कितना पार्ट पास होगा? ये P3 है यहाँ पे। P3 का एंगल कितना था? 45 डिग्री। तो और कम, ये P3 है और इसका कितना पास होगा? A cos 45, that will be 0.707 of A। और कौन सी वाइब्रेशन है जो बिल्कुल पास नहीं होगी? P5 will not pass at all। तो प्रोसेस समझ आ गया क्या हुआ है? और अगर इनिशियल इंटेंसिटी थी I0 तो पास कितना होगी? I0 का आधा। इनिशियल इंटेंसिटी अगर I0 होगी तो पास कितना हो गया? I0 का आधा। वेव्स हो गया हमारा खत्म। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी हम कर रहे हैं शुरू। Sir, I0 का हाफ सबके लिए होगा। क्योंकि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पोलरॉइड उसका एंगल 90 है। 90 पे। हाँ बेटा आप बताएं। सर मैं कह रही हूँ I0 का हाफ सबके लिए होगा। Like सबके P1 मिला P2 के, हाँ P3 सब। सबके मिला के इन सबके मिला के I0 की हाफ। बेटा जो शुरू में इंटेंसिटी थी ना वो I0 थी। अच्छा, अगर आप मुझे कहें कि एक्सप्लेन दैट क्यों, वो अब आपको मैं बता देता हूँ। आपको दो ग्राफ बनाने पड़ेंगे। एक काम करें, वाई एक्सिस पे लिखें इंटेंसिटी। मैं ट्राई करता हूं कि मैं आपको समझा सकूं कि जो मैं बात कह रहा हूं उसका मतलब क्या है। वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी, एक्स एक्सिस पे एंगल। ये आप बना लें ग्राफ, आपको खुद समझ आ जाएगी कि मैं इतनी देर से कहना क्या चाह रहा हूं।
वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड, एक्स एक्सिस पे एंगल। ठीक है, अब मुझे आप ये बताएं कि अगर आप इनिशियल लाइट को ऑब्जर्व करते हैं तो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जो इंसिडेंट एम्पलीट्यूड्स हैं, वर दे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? व्हाट डू यू थिंक? इंसिडेंट लाइट के सारे एम्पलीट्यूड सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? इंसिडेंट एम्पलीट्यूड के अंदर किसी भी एंगल पे यू विल गेट द सेम एम्पलीट्यूड। समझ आती है तो हाँ बोलो, नहीं आती तो सवाल पूछो। जब लाइट इंसिडेंट होगी, पोलराइड से गुजरी नहीं होगी, तो हर डायरेक्शन में सेम एम्पलीट्यूड होगा या नहीं होगा? ठीक है, अब आगे आते हैं। जो लाइट 90 डिग्री पे होगी वो बिल्कुल पास नहीं होगी, जो लाइट 0 डिग्री पे होगी वो फुली पास हो जाएगी, जो लाइट 0 पे होगी वो फुली पास होगी, जो 90 पे होगी वो बिल्कुल पास नहीं होगी। उसके बाद हर लाइट का जो कॉस कंपोनेंट है वो पास होगा, 30, 45, 60। आपको पता है कॉस थीटा का ग्राफ किस तरह का होता है? इस तरह का। तो इंटेंसिटी आप कहोगे इस ग्राफ पे तो आधी तो नहीं कहोगे ना, दोनों एरियाज आपस में इक्वल नहीं है ना। आपको पता है अगर मैं इस कर्व का स्फीयर करूं तो किस तरह की शेप बनेगी? अगर फर्ज करें मैं एक कर्व है ये वाली, इस कर्व का मैं स्क्वायर करूं, स्क्वायर का किस तरह का ग्राफ बनता है? बेटा स्क्वायर में ये होता है कि ग्राफ की जो शेप है ना वो चेंज हो जाती है। कैसे? कुछ पार्ट में वैल्यूज कम हो जाती है, कुछ पार्ट में वैल्यूज ज्यादा हो जाती है। स्क्वायर जब करते हैं तो जो डेसिमल वाली वैल्यूज होती है वो कम हो जाती है और जो बड़े वाली वैल्यूज है वो और बड़ी हो जाती है। तो स्क्वायर जब किसी चीज का करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो यूं होता है। स्क्वायर का जो इम्पैक्ट है वो, फर्ज करें मैं यहां से अगर बात करता हूँ तो कुछ वैल्यूज की, कुछ चीजों की वैल्यू कम हो जाएगी और कुछ चीजों की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो आप यूं समझें जो स्फीयर होगा इसका वो इस तरह से अपीयर होगा। स्फीयर इसलिए लेंगे कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्फीयर। जब मैं इन सारे एंगल्स की इंटेंसिटी की बात करूंगा तो कॉस का ग्राफ नहीं, सर स्क्वायर वाली बात नहीं समझ आई। जी मैं स्क्वायर वाली बात आपको समझा देता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि मैं समझा सकूँ। बेटा स्क्वायर वाली बात मुझे आपको इस तरह से बतानी पड़ेगी। आप देखें इस ग्राफ के ऊपर, ये 5 है, ये 0 है, बल्कि 5 नहीं, 5 बहुत ज्यादा हो जाएगा। फर्ज करें ये है 2 और ये है 0। मैंने एक लाइन बनाई जो 2 से जा रही है 0 तक। बताओ इस लाइन पे 1 कहाँ पे होगा? इस लाइन पे 1 होगा यहाँ, ये हो गया। अब आप मुझे बताएं जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 से छोटे नंबर्स का स्क्वायर छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और 1 से बड़े नंबर्स का स्क्वायर, तो स्क्वायर की ये शेप होती है, स्क्वायर की ये शेप होती है। अब कॉस जो है उसकी शेप क्या होती है और कॉस का स्क्वायर क्या होता है? ये शेप है कॉस की और कॉस की स्क्वायर की शेप होती है इस तरह की, ये कॉस का स्क्वायर। तो ये है कॉस का स्क्वायर, ये शेप कॉस की है और ये शेप कॉस के स्क्वायर की होती है। मुझे बताएं इंटेंसिटी के रिलेशन में भी है कॉस और कॉस का स्क्वायर, अगर आपको याद हो कॉस का स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। एम्पलीट्यूड होता है ए नॉट कॉस ऑफ थीटा, जबकि इंटेंसिटी होती है कॉस थीटा का स्क्वायर। अब इंटेंसिटी आधी क्यों होती है मैं उसको ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने की। खुशी बेटा अब बताएं, अब आपको आइए समझ। देखें सर ये 1 से नीचे वाला हिस्सा मुझे नहीं समझ आ रहा। बेटा एक बात बताएं, 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर करते हैं, वैल्यू बड़ी होती है छोटी होती है? स्क्वायर 0.25। देखें अगर हम नंबर्स का अच्छा स्क्वायर, हाँ सही सही समझ आ गई सर। ठीक है देखें 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 से बड़े नंबर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर 0.25। तो 1 से बड़े नंबर्स का जो स्क्वायर है आप देखें वो ऊपर चला गया या नीचे चला गया? 1 से बड़े नंबर्स सर का ऊपर चला गया और 1 से छोटे नंबर्स का स्क्वायर नीचे आ गया क्योंकि नंबर छोटा हो ये जो जाता है। इम्पैक्ट होता है ये हर ग्राफ पे अपेयर होता है। जैसे अगर आप कॉस का ग्राफ देखें तो इस तरह का होता है,
लेकिन जो कॉस के स्क्वायर का ग्राफ होता है उस पर ये इम्पैक्ट आ जाता है। ओके सर। तो ये कॉस का ग्राफ, ये कॉस का स्क्वायर का ग्राफ, समझ आ गई बात? जब कॉस का स्क्वायर करते हैं तो शेप यूं चेंज हो जाती है। अब जो इनिशियल एम्पलीट्यूड थे उस सब में 90 डिग्री तक सबकी इंटेंसिटी क्या थी? सेम थी, सारी वाइब्रेशंस की सेम इंटेंसिटी। जब पास लाइट की बात करते हैं तो कॉस होगा या कॉस का स्क्वायर होगा? कॉस का स्क्वायर। जो एरिया की डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, अब देखो ऊपर नीचे सेम एरिया है या नहीं है? सेम है। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या। जब पोलराइजेशन होती है अनपोलराइज्ड लाइट की, तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये अनपोलराइज्ड है। ब्लैक वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अनपोलराइज्ड को। रेड वाला रीजन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो ब्लैक हो गया, और जो नीचे वाला रीजन है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो पास हो गया। तो अब आप खुद ऑब्जर्व करें, जो पास इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ओवरऑल इंटेंसिटी का आधा पास हो जाएगा, आधा रुक जाएगा, बिकॉज ऑफ द फार्मूला, बिकॉज द फार्मूला हैज कॉस का स्क्वायर। अब आ रही है समझ? तो ये सिर्फ एक की नहीं है, ये सारे जो पास हुए उन सब के लिए ये पूरा प्रोसेस हुआ है। क्लियर कहानी? सर आगे बात समझ? नहीं सर, वो मैं कह रही थी इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, तो एम्पलीट्यूड वाले ग्राफ को स्क्वायर वाला नहीं होना चाहिए ना, एम्पलीट्यूड वाला ग्राफ नहीं होगा स्क्वायर वाला, इंटेंसिटी वाला स्क्वायर वाला होगा। एम्पलीट्यूड जो पास होगा ना वो होगा जी? कॉस का ग्राफ, ये इस तरह, ये कॉस का ग्राफ। ओके सर। और जो इंटेंसिटी है वो कॉस का स्क्वायर होती है, तो इसलिए वहां पे होगा कॉस के स्क्वायर वाला ग्राफ। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। बेटा ये रीजन है आधी इंटेंसिटी पास होने, समझिए ये बात। अप टू ओके सर। 90 डिग्री, अप टू ऑल द एंगल्स। देखें जहां पे 0 डिग्री होगा वहां पे पूरी ब्राइटनेस पास हो जाएगी। जब हम पहुंचेंगे 45 पे तो जितना पास होगी उतना ब्लॉक होगी। समझ आ गई बात? 45 पे क्या होगा? साइन और कॉस इक्वल हो जाएंगे। साइन कंपोनेंट ब्लॉक होता है, कॉस कंपोनेंट पास होता है। 45 इज द एंगल जहां पे आधा ब्लॉक हो गया, आधा पास हो गया। फिर 45 से जब आगे जाते हैं तो ब्लॉक ज्यादा होता है, पास कम होता है। ठीक है, तो एंगल के हिसाब से कितना पास होगा वो वेरी करेगा। जब पूरी ब्राइटनेस को ग्राफ करेंगे तो पता चलेगा कि आधी रुक गई और आधी पास हो गई। जितनी ब्राइटनेस अनपोलराइज्ड लाइट की आएगी, ये ग्राफ क्या बता रहे हैं? अगर आप इसमें सिर्फ एरियाज पे फोकस करो, ये एरिया रुक गया और ये एरिया पास हो गया, तो कितना इंटेंसिटी पास होगी? हाफ होता है। अगर ये ग्राफ ठीक है तो ये हाफ पास हो। अच्छा, अब मैं आपको पोलराइजेशन की ना कुछ एग्जांपल्स देता हूं जो मुझे करके देते जाओ फटाफट। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1। यार वो जो तुमने भेजे हैं ना उसमें एग्जामिनर ने ना वर्डिंग और सिचुएशन में बंदे को फंसाया हुआ है, कॉन्सेप्ट चेक ही नहीं कर रहा। वो वहां पे ना वर्डिंग और सिचुएशन में फंसा रहा है। एरिया को यूं लगा दो, यूं लगा दो। तुम्हें करके आज भेज दूंगा, एरियल एंटीना को कहते हैं, मैं तुम्हें करके भेज दूंगा। अच्छा देखो, अब यहां पे एक लाइट थी और ये था जी आपका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ये कॉपी कर दो आप, ये था जी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और इस लाइट की जो वाइब्रेशन थी वो थी यहां। अच्छा, अब इसका जो एंगल था प्लेन ऑफ, सॉरी ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन नहीं था, ये एक्सिस ऑफ पोलराइड। बेटा इसको आप लेबल करो कि ये क्या था? एक्सिस ऑफ पोलराइड। जैसे पोलराइड वाले सन ग्लासेस होते हैं तो उसमें क्या होता है? एक एक्सिस होता है। जी जी बेटा कर देना, पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब ये आपकी आसानी के लिए, आपको तंग करने के लिए तो नहीं है। ये हो गया एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड को हम कह रहे हैं ए, और ये हो गई आपकी इंसिडेंट लाइट। ये आपकी हो गई इंसिडेंट लाइट। आप कॉपी कर लें तब, ताकि मैं आगे फिर बताऊं। नीचे फिर ये हुआ कि इसके नीचे एक और आपको दिखाया हुआ है पोलराइड। यहां से लाइट आगे गुजरी, मतलब यहां पे, फिर वो लाइट इस वाले पोलराइड में से पास हुई। तो पहले पोलराइड में से गुजरने के बाद लाइट फिर कहां से पास हुई? सेकंड पोलराइड पे। ड्राइंग बना दो, फिर मैं आगे बताता हूं। जो सेकंड पोलराइड था उसका जो एक्सिस था वो था यहां पे,
वो था जी पहले पोलराइड का जहां पे एक्सिस था, ये फर्ज करें अगर लाइन थी एक्स वाई, तो ये लाइन एक्स वाई यहां पे फॉर रेफरेंस, और इसका जो एक्सिस था वो यहां पे था, एक्सिस ऑफ सेकंड पोलराइड। ये वाला जो एंगल है ये है 30 डिग्रीज, और ये वाला जो एंगल है ये है 45 डिग्रीज। आपके पेपर में इस तरह का सवाल है, तो द इंसिडेंट लाइट इज पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड। द इंसिडेंट लाइट इज पोलराइज्ड। उसके बाद इंसिडेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई नॉट। उसके बाद लिखो इंसिडेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ए। अच्छा, अब आपसे पूछा क्या जाएगा जब ड्राइंग आप बना लो, आपके पेपर में ना इस तरह की ड्राइंग बनी होंगी, ठीक है, ड्राइंग बना ली एग्जैक्ट। क्वेश्चन का ए पार्ट होगा जिसमें एग्जामिनर आपको कहेगा कि व्हाट इज द पास्ट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी आफ्टर द फर्स्ट पोलराइड। सेकंड से नहीं, फर्स्ट से गुजरने के बाद इंटेंसिटी क्या होगी और एम्पलीट्यूड क्या होगा। बेटा सवाल समझ आ गया? तो व्हाट विल बी द intensity and amplitude after passing। मैं एक काम करता हूँ, ये ए पार्ट नहीं लिखता, मैं एक साथ ही सवाल लिख देता हूँ। आफ्टर पासिंग नंबर 1 नंबर 2, फर्स्ट पोलराइड सेकंड पोलराइड, यही मैंने आपसे पूछना है। आप ये सवाल करो जब तक मैं अपना बच्चा हुआ पराठा खाता हूँ। सेकंड पोलराइड, ये हरकत मैं ओ लेवल की क्लास में करता था। जब मैं थका होता मैं बोर्ड पे टेस्ट लिख देता था। आपके साथ ओ लेवल में टीचर ये करते थे? नहीं, ओ लेवल में टीचर पता है टेस्ट कब लिखते हैं? जब उसका पढ़ाने के दिल ना कर रहा हो, बोर्ड पे बंदा कहता है ये मैं टेस्ट लिख रहा हूँ, सरप्राइज टेस्ट। ये कहते हो कि छुट्टी कर देते? नहीं, मैं सरप्राइज टेस्ट लेता, छोड़ता नहीं था। जलील करते थे वो तो रोजाना करते थे। अच्छा सवाल करो बच्चों। जी बेटा जितने मर्जी ले लो, सारा डब्बा ही उठा लो। अकेडमी गए मेरे, कौन से पापा जी के? आंसर करो। में मैं टीचर था, वहां पे ना कुछ बच्चे आते थे लैब से, तो मेरी क्लास में रहते थे, उनने मेरे साथ बना ली दोस्त। जब उनसे लैब वाला पैसे मांगता, वो कहते हम सर फारूक के बच्चे, 10 बच्चे। अच्छा, तो वो मेरे पास आया, मैंने कहा यार ये मेरे बच्चे हैं, तुम्हें पैसे दे देंगे। कुछ टाइम के बाद मुझे अकेडमी से कॉल आई कि सर 3 लाख का बिल है, आके जमा करें। उनमें से किसी ने पैसे नहीं दिए, और 4-4, 5-5 लैबें नहीं हुई, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सर फारूक के बच्चे कटवाए थे। करो आंसर करो। जब भी उनसे कोई पूछता ना पैसे दो, वो कहते हैं हम सर फारूक के बच्चे हैं। बच्चे मिले, अब कहाँ पैसे देते हैं, भाग गए। चलो बच्चों करो, जल्दी करो ये। खुशी बेटा हो गया? जी सर पता नहीं। बेटा सही होगा, मुझे पता है आपका सही होगा, आपका रियान का ठीक होगा मेरे ख्याल से, बाकी को मैं चेक करता हूँ। सही टॉपिक मैंने अभी तक रिवाइज नहीं किया सही से, तो गलत ही होगा। नहीं ठीक होगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो।
हाँ जी, हो गया। पहले पोलरॉइड से गुजरने के बाद कितना पास होगा? a cos 30, लेकिन कहां पे पास होगा? हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, कहां पे? बेटा वो एक्सिस के अलोंग नहीं हो जाएगा? क्या कहते हो? यहां पे पास होगा। कितना पास होगा? क्यों हो गया? एक्सिस के अलोंग हो जाता है। बेटा आपको समझ आई इस बात की? जो पोलरॉइड सन ग्लासेस होते हैं वो क्या करते हैं? लाइट की जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको रोटेट करते हैं और फिल्टर भी करते हैं। साइन कंपोनेंट फिल्टर हो जाता है, कॉस कंपोनेंट को पास करते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल 30 है ना, तो 30 के हिसाब से जो कॉस 30 होगा वो पास हो जाएगा और साइन 30 रुक जाएगा। तो कितना पास होगा? a cos 30। बेटा a cos 30 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? एनीवन? 0.866 ऑफ a। बताओ राहिम, आ गई समझ? अच्छा अब आगे आ जाओ। अब फर्स्ट पोलरॉइड के बाद अगर हमने इक्वेशन लिखनी है तो आप लिखें आफ्टर फर्स्ट पोलरॉइड। जो आपने क्या लिखना है? आफ्टर फर्स्ट पोलरॉइड। पहले पोलरॉइड के बाद क्या होगा? आफ्टर फर्स्ट पोलरॉइड। खुशी बेटा अब आप मुझे बताएंगे कि आपके आंसर ठीक है या नहीं है। फास्ट एम्पलीट्यूड होगा a cos 30। बताएं यस और नो। जी सर, ये ठीक है मैंने कहा खाली। था कि आपका ठीक है। आपके अगले भी ठीक होंगे, मुझे पता है। आपने कहना ऐसे होता है 0.866 और a। अच्छा सर 0.866 की जगह अगर हम a cos 30 लिखें तो नहीं एक्सेप्ट होगा? होगा एक्सेप्ट, दोनों ठीक हैं। आपको पूरे नंबर ठीक है। पास्ट इंटेंसिटी तो लिखो, यहाँ पे इंटेंसिटी है फर्ज करें I1, तो यहाँ पे जो पास्ट इंटेंसिटी है वो होगी I इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इसको हम कह देते हैं, बल्कि I2 कह दें तो बेहतर है ना, I1 शुरू वाली को कहते हैं, ये I2 हो गई और I1 हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो I2 ओवर I1 इज इक्वल टू A2 ओवर A1 का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा? I2 is to be calculated, I1 is I0, A2 a cos 30, A1 is A, और इसका होल क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो A से क्या हो जाएगा? कैंसल। पीछे क्या रह जाएगा? I2 is equal to I0 cos of 30 का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक? cos 30 का स्क्वायर कितना होगा? 0.75। 0.75। तो पास्ट इंटेंसिटी विल बी 0.75 टाइम्स ऑफ I0। खुशी बेटा आपका ये भी ठीक होगा। सर अगला नहीं किया, ये किया था और हाँ ये ठीक है। यहां तक हो गया ना? अब आगे आते हैं। अब देखें यहां पे जो पास हुआ और यहां पे पहुंचा वो कितना है? वो है जी a cos 30। अब एक आसान काम करते हैं। अगर मैं कहूं कि आप a cos 30 को A2 कह दो, क्या ख्याल है? a cos 30 को क्या कह दो? A2 कह दो। डन। अब इसका कितना पार्ट पास होगा? इसका जो पार्ट आगे पास होगा एक तो वो यहां पे चला जाएगा। आप बताएं क्यों चला जाएगा यहाँ पे? क्योंकि उसका एक्सेस कहां पे है? यहाँ पे है ना। फिर से रोटेशन होगी, फिर से। ठीक है, यहां तक क्लियर? a cos 30 जाके उस पर पड़ेगा, फिर उसके एक्सेस के साथ कट होगा। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना? कितना कट होगा? उसके एक्सेस के अलोंग जो पास होगा वो हो जाएगा ये ऐसे, उसके पैरेलल बनाओ ये, और ये हो जाएगा A2 cos 45। क्या हो जाएगा? A2 cos 45। लेकिन A2 की जगह पुट क्या करेंगे? हमने तो A की फॉर्म में आंसर देना है ना। A cos 30 इंटू cos 45 मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। 0 पॉइंट कितने टाइम्स आएगा? 0.61 टाइम्स A। ठीक है जी। अब अगर सेकंड पोलरॉइड के बाद इंटेंसिटी फाइंड करते हैं तो क्या मेथड होगा? लिखो इंटेंसिटी आफ्टर सेकंड पोलरॉइड।
इंटेंसिटी आफ्टर, खुशी बेटा आ गई समझ? देखिए फर्स्ट, जी बेटा आप बताएं। ये जो पास हुआ है A2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है? नहीं बेटा, जो कॉज वाला कंपोनेंट है वो है, आप उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी कहें, जो पोलरॉइड के अलोंग है वो पास होगा बेटा। पोलरॉइड का एक्सेस अब यहाँ पे है ना, ओके ओके सर, ठीक है। जो कंपोनेंट यहाँ पे होगा वो पास होगा ना, और वो ये देखें ये कंपोनेंट, और जो पास होता है वो कितना होता है, एंगल का cos 45। तो A2 cos 45 पास बेटा आ गई समझ, इट विल पास। अच्छा अब लिखें आफ्टर सेकंड पोलरॉइड, आफ्टर सेकंड पोलरॉइड, आफ्टर सेकंड पोलरॉइड हम यूं करते हैं, शुरू वाली इंटेंसिटी थी I0, इसको कह देते हैं I3। क्या कह देते हैं, I3, क्योंकि I2 तो हम कह चुके हैं ना, ये I3 हो गई, और A3 मैं कहूंगा हो गया 0.61 टाइम्स A। आप खुद सॉल्व करें, हो जाएगा ना, अब तो करो। खुशी बेटा अब आखिर में समझ आ गई कि करना कैसे। बेटा एक काम करो, इस सवाल को एज अ होल देखो, एक बार सवाल को एज अ होल देखो, समझ आ गई? पेपर में इस तरह का सवाल होगा, पहला पोलरॉइड दूसरा पोलरॉइड, दो ही होंगे, तीन नहीं देंगे। पहले के बाद उसके एक्सेस के अलोंग हो गया और कॉस कंपोनेंट पास हो गया, फिर दूसरे पे उसका कॉस कंपोनेंट दूसरे पे पड़ा, फिर दोबारा रोटेट हुआ और फिर उसके अलोंग पास हुआ, और हर बार फार्मूला क्या लगेगा, I1 ओवर I2 इज इक्वल टू A1 ओवर A2 का स्क्वायर, I1 ओवर I3 A1 ओवर A3 का स्क्वायर, ये चलता जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लगेगा फार्मूला, I1 ओवर, या फिर I3 ओवर I1 भी तो कर सकते हैं ना, मर्जी है ना, इज इक्वल टू A3 ओवर A1, और इसका होल क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा I3 ओवर I0 विल बी इक्वल टू, राइट साइड पे क्या बनेगा, A3 is 0.61 A ना, divided by A and square of that। सो बच्चों A हो जाएगा A से कैंसल, तो पीछे क्या रह गया, I3 is equal to 0.61 का स्क्वायर और टाइम्स I0। पार्सा बेटा आ गई समझ? इलेक्ट्रिसिटी यहां से आगे फिर कल शुरू करते हैं, कल हमने इलेक्ट्रिसिटी शुरू करना, ठीक है जी। वेव्स करता हूँ, वेव्स के करो, पास पेपर करो। तुम्हें आ गई इसकी समझ, कंफ्यूज तो नहीं हुए ना? चलो हो जाएगा, चले भागे हम। राहिम मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें मैं कॉल करूंगा, तुम्हें मैं 11:15 पे कॉल करूंगा। तुमने मुझे एक काम बताया था, अगर तुम्हें याद है, उसके लिए कॉल कर, और तुम्हारा काम आई थिंक हो चुका है, आई थिंक आफ्टर डिस्कशन विल नो कि क्या करना है। क्या चीज? यार वो भी लगवाना है, वो भी लगवाना है, वो मुझे इसके राइम में लगवाना है। राइम तुम बस पढ़ाई का तो फिर मिलके ना कोई अकेडमी यूनिवर्सिटी स्कूल साथ होते हैं, क्या ख्याल है? हमारी ट्रेनिंग सही हो रही है।